डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन के बारे में कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है और समाजीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के क्या-क्या फीचर्स हैं और ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी की। What is gender identity? According to Cambridge Dictionary, gender identity is a person's feeling of having particular gender. सबसे पहले हम ये देखें कि सेक्स टर्म है जिन एनाटॉमिकल फीचर्स को लेके वो बच्चा पैदा होता है, एज मेल और फीमेल। इसको हम बॉय या गर्ल का नाम दे देते हैं। दूसरा, अब मेल और फीमेल के साथ कुछ हमने काम को असाइन कर दिया कि दिस इज द वर्क टू बी डन बाय द फीमेल। कुकिंग, निटिंग, रियरिंग चिल्ड्रन, एजुकेटिंग चिल्ड्रन, ये काम हमने मदर को असाइन कर दिए और मेल्स को हमने अर्निंग का जो है काम असाइन कर दिया, उसको इकोनॉमिकल मैटर्स का काम असाइन कर दिया, डिसीजन मेकिंग का काम असाइन कर दिया, जो कि हमारे नॉर्मली पैट्रियार्कल सोसाइटी का फीचर है। अब क्या आप भी अपने को उसी जेंडर रोल में परसीव करते हैं? क्या फीमेल जेंडर के रोल को एक्सेप्ट करती है या उसकी फीलिंग्स असाइंड जेंडर से डिफरेंट है? इट मीन्स आप अपने आप को कैसे परसीव करते हैं। नॉर्मली फीमेल परसीव देमसेल्फ एज फीमेल, क्योंकि जो एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वही फीचर जो है बच्चा अडेप्ट कर लेता है। बट सम टाइम इट इज नॉट लाइक दैट। सो अब यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है हाउ पर्सन सी देमसेल्फ। और कई बार ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रेरी हो जाता है कि इसको हम एक नाम दे देते हैं जेंडर डिस्फोरिया, जिसमें पर्सन जो है वन इज नॉट हैप्पी विद द जेंडर असाइंड। मीन्स उसकी फीलिंग, थिंकिंग, इमोशन जो है उसके फिजिकल असाइंड जेंडर से डिफरेंट है। और इस तरह के लोग कई बार सर्जरीज करवा के अपना सेक्स चेंज करवाते हैं। तो ये क्या, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेंडर आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आना है। Meaning of gender expression. Gender expression means how a person outwardly show their gender identity. Like अब हमने जो अपने लिए फील किया, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, हम अपने जेंडर को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इन द सोसाइटी। और नो डाउट like females, they when they wear sarees, which is particular dress made for females, it is meant for females. It means you are showing your feminine character by wearing such dresses. On the other hand, if you are wearing jean, casuals, trousers, it means no doubt being female, you are somewhat inclined to express yourself as female, कि आपके अंदर कहीं ना कहीं मेलनीनेस वाले फीचर्स को एग्जिबिट करने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब कि एक पर्सन समाज में अपने जेंडर आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन। और इसको एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं, इट इज़ बाय क्लोथिंग, हमारी ड्रेसिंग सेंस है, हमारा हेयर स्टाइल है। हम ऐसे बहुत से लोग देखे हैं आज के मॉडर्न इरा में, कैसे बॉयज़ भी हम देखते हैं कि जिनके हेयर जो है लाइक दे आर हैविंग लेंदी हेयर, जो पोनी कर रहे हैं या कोई सपोज स्टर्ट्स पहन रहे हैं। तो नो डाउट इसका मतलब कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर जेंडर, वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ रिगार्डिंग योर जेंडर। तो ये जो है हेयर स्टाइल भी एक जरिया है अपने जेंडर को एक्सप्रेस करने का। और अगर एक पर्सन
दूसरे जेंडर वाली चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, तो वो पर्सन अपने मैनलीनेस, मस्कुलाइन बिहेवियर को जो है एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. ही इज़ somewhere showing the androgynous behavior, means male and female both the behavior in the same person. Similarly, when the female is wearing western dresses, again androgynous type of behavior, when she is showing her much confidence which nowadays the girls is having, तो उसको जो हम नाम देते हैं androgynous gender और androgynous एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर. और इसके अलावा मेकअप है, हमारे नाम है, हमारे चॉइस ऑफ फूड, ऑफ परचेजिंग थिंग्स है, जिससे हम अपने जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं. सो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी. फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बॉय और गर्ल की बॉडी में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, बाय बर्थ है, कुदरती तौर पे उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. इसके अलावा प्रीनेटल फैक्टर्स होते हैं कि जब मदर बच्चे को कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में किस तरह की रिएक्शंस चल रही हैं, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, उसका पीएच लेवल कैसा है. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेंडर आइडेंटिटी को इफेक्ट करते हैं. इसके अलावा जीन्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी करने में हेल्प करती हैं. तो इसका मतलब बच्चा जन्म के साथ ही कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से लेकर ही पैदा होगा. उसके अलावा हार्मोन्स हैं बॉडी में, ये वो केमिकल्स हैं जो बॉडी के फीचर्स को कंट्रोल करती हैं. जिस तरह से मेल बॉडी में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स मेल हार्मोन्स हैं और फीमेल बॉडी में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स हैं, और ये हार्मोन्स बॉडी में सेकेंडरी फीचर्स को क्रिएट करते हैं. और ना सिर्फ सेकेंडरी फीचर्स, इस तरह से बॉयज़ की आवाज़ भारी है, हेयरी बॉडी है, बल्कि और भी लक्षण जो हैं इन हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं, जिस तरह से एग्रेशन और मेमोरी एबिलिटी. देन सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं. जिस तरह से बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाएगा उस तरह से ही उसकी जेंडर आइडेंटिटी बनेगी. क्या बच्चे को पैम्पर्ड माहौल में पाला जा रहा है, उसकी हर चीज़ को आप सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, या बच्चा रिजेक्टेड माहौल में पल रहा है, इग्नोरेंस वाले माहौल में पल रहा है कि नोबडी इज़ बॉदरिंग अबाउट हिज नीड्स, तो ये भी मैटर करता है. उसके अलावा अथॉरिटी फिगर्स कौन है, वो किसको देखता है डोमिनेट करते हुए, क्या ग्रैंड पेरेंट्स को या मदर को या फादर को, ये भी उसकी जेंडर आइडेंटिटी, उसके कंसेप्ट फॉर्मेशन में जो है कंट्रीब्यूट करती हैं. देन मास मीडिया, किस तरह के वो प्रोग्राम्स देख रहा है टीवी या नेट पर, किस तरह के वो चीज़ों को सीख रहा है, तो ये भी मैटर करता है. उसके अलावा वो किस तरह के लोगों के दायरे में आ रहा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये उसके जेंडर आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करता है. देन ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा जब बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है. और उसकी नकल करने के बाद जो उसके रिस्पॉन्स हैं, जो उसके रिएक्शंस हैं, क्या उसको हम रिवॉर्ड देते हैं या पनिशमेंट, उससे भी उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो रिपीट होंगे या नहीं, इस पर मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अपनी टीचर को राइम बोलते हुए सुनता है और उसके बाद उसको रिपीट करता है और उसकी टीचर और पेरेंट्स उसको आगे से क्लैपिंग करते हुए वेरी गुड शाबाश कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को फिर रिपीट करेगा. लेकिन अगर उसके रिएक्शंस के अगेंस्ट उसको पनिशमेंट दी जाए तो वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा.
तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन भी ऐसा फैक्टर है जो उसको सिखाता है कि उसने कौन सा करेक्टर जो है, कौन सा रिस्पॉन्स उसने देना है या कौन सा रिस्पॉन्स उसने नहीं देना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। हमारे समाज में ना सिर्फ जेंडर लेवल पे डिफरेंस है बल्कि लैंग्वेज को भी हमने मस्कुलाइन और फेमिनाइन लैंग्वेज का नाम दे दिया। जब बच्चा हिंदी की एकांकी पढ़ता है तो वो देखता है कि जब एक आदमी अपनी वाइफ को आवाज़ दे रहा है तो वो उसका नाम लेके उसको आवाज़ दे रहा है और उसकी वाइफ उसके रिस्पॉन्स में आई जी, आती हूँ जी वाले वर्ड का रिस्पॉन्स दे रही है। अब वो यहाँ पर ये चीज़ सीखता है कि मस्कुलाइन लैंग्वेज कैसी होती है, मीन्स हाउ मेल शुड कॉल अदर, और वाइफ का रिस्पॉन्स, फीमेल का रिस्पॉन्स आगे से कैसा होना चाहिए। इसका मतलब वो अपने बुक्स के थ्रू, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू जेंडर और उनके रोल्स को सीखता है और ये उसकी जेंडर आइडेंटिटी को फॉर्म भी करती है कहीं ना कहीं। देन कंपटीशन। हमारे समाज में कंपटीशन होता है इकोनॉमिक और सोशल पावर्स के रिगार्डिंग। जिस तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी में जितना भी इकोनॉमिक मैटर्स का जो रोल है वो मेल को दिया जाता है। पैसे से कंसर्निंग कोई भी डिसीजन है, समाज से कंसर्निंग कोई भी डिसीजन है, नॉर्मली मेल्स आर देयर टू कंट्रोल एवरी एरिया। तो अब यहाँ पर जो है ये कंपटीशन की जो फीलिंग है ये भी कहीं ना कहीं जेंडर आइडेंटिटी को फॉर्म करती है। ये नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर। इसका मतलब क्या कुदरती तौर पर ही जेंडर जो है वो बन के आते हैं या नर्चर या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी वजह से हम वो चीज़ सीखते हैं, या दोनों का कलेक्टिव रोल है। पहली बात तो हम ये देखें कि ये कलेक्टिव रोल है कि पर्सन जो है जीन्स के अंदर भी वो चीज़ें हमारे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी मेमोरी लेवल, एग्रेशन लेवल, एबिलिटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं बाय द नेचर। और दूसरा हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। इसका बहुत अच्छी हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियल इंसिडेंट। एक बच्चा जो था डेविड रीमर, जिसको कि जिसका निक नेम जॉन था, ये जब बच्चा पैदा हुआ तो इसके जो है जेनाइटल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो डैमेज हो गए। एंड नो डाउट डेविड रीमर वॉज बॉर्न एज ए बायोलॉजिकल मेल, है ना, वो बॉडी वाइज ही वॉज ए मेल चाइल्ड। और उसके पेरेंट्स ने कंसल्ट किया जॉन मनी को। जॉन मनी एक साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ट्रीट किया डेविड रीमर को और उसके जेनाइटल ऑर्गन्स को रिप्लेस कर दिए गए बाय द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। और उसके पेरेंट्स को, रीमर के पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि इसको आप एज ए गर्ल चाइल्ड ही पालेंगे। अब जो यहाँ पे रीमर है उसकी ब्रॉटअप एज ए गर्ल चाइल्ड की गई और उसको गर्ल्स टॉयज, जो कि स्पेसिफिकली टॉयज मेंट फॉर फीमेल चाइल्ड होते हैं, उसको उसमें रखा गया और कोशिश की गई कि वो जो है फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टर्स को अडेप्ट कर ले। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, क्योंकि उसके जो अंदर जो हार्मोन्स थे वो मेल हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे थे। बॉडी जो थी वो फीमेल बॉडी उसको दी गई थी। तो डेविड रीमर जो है ही वॉज समवेयर डिप्रेस्ड, ही स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेशन और उसकी वजह से जो है उसने 13 साल की उम्र में सुसाइड करने की कोशिश की गई। और जब उसको बाद में फिर शेयर किया गया कि ही वॉज बॉर्न विद द मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, और उसके बाद उसको जो है वापस सर्जरी करके कन्वर्ट किया गया इन द मेल चाइल्ड। तो नो डाउट
यहाँ पर जो जॉन मनी का जो एक हाइपोथेसिस था कि नेचर हैज़ नो रोल इन द जेंडर आइडेंटिटी, कि कुदरत का, बायोलॉजी का कोई रोल नहीं होता जेंडर आइडेंटिटी में, ये उसका जो हाइपोथेसिस था, ये जो उसका सोचना था वो फेल हो गया। तो नो डाउट इस इंसिडेंट से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट बल्कि कुदरती तौर पे बच्चा किस जेंडर में, किस सेक्स के साथ जो है पैदा होता है, उससे भी उसके जेंडर आइडेंटिटी में डिफरेंस आता है। आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब है समाजीकरण। देखिए इसको, द प्रोसेस थ्रू विच पीपल लर्न एंड एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप टू विच दे बिलोंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब ऐसी प्रोसेस जिसमें लोग सीखते हैं और उन लक्षणों को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं जिस सोशल ग्रुप में वो पैदा हुए हैं। इसका मतलब जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हम ना सिर्फ उस समाज के कस्टम्स को, वहाँ के जो है रिवाजों को और वहाँ के जो भी फेस्टिवल्स हैं, रहन सहन है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ जो भी कल्चर है, उस चीज़ को ना सिर्फ हम देखते हैं बल्कि हमें उसको, जब हम उसको लर्न करके अपने अंदर उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, मीन्स हमारा अंदर तक वो चीज़ जो है हमारी पर्सनैलिटी में धस जाती है, जिसको हम नाम देते हैं इंटरनलाइजेशन। तो जब ये इस चीज़ को हम अडेप्ट करते हैं तो इसका नाम हम देते हैं समाजीकरण। सो मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन को हम एक नए सिरे से देखते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर एज फैमिली, स्कूल, religion, caste transmit their norms, values and culture to the learning and growing member. It means समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एक अकेला मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर उस ग्रुप के नॉर्म्स, वैल्यूज को, कल्चर को एक नए और ग्रोइंग मेंबर को पास ऑन करते हैं। मीन्स जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसके कल्चर है, वो बच्चे को जो है जब समाज से प्राप्त होती है तो उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं समाजीकरण। इन द वर्ड्स ऑफ बील, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड बिकम एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टिंग हिज एनवायरमेंट, लॉज, नॉर्म्स एंड कस्टम्स। इसका मतलब अब बच्चा जो है ना सिर्फ अपने आसपास से अवेयर होगा बल्कि वो उन नॉर्म्स का, उन कस्टम्स का रिस्पेक्ट भी करेगा उन कस्टम्स की, और उनको वो स्वीकार भी कर लेगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा अपनी आने वाली लाइफ के लिए। सो फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, सोशलाइजेशन इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। इसका मतलब जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, ये एक बेसिक डिसिप्लिन का मतलब है एक बेसिक प्रोसेस है जो कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि इससे जो है बच्चा अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में सीखता है। ये नहीं है कि इम्पल्स का मतलब जो भी हमारे माइंड में, जो भी हमारे वेग आ रहे हैं दिल के अंदर, उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है। अगर सपोज आपको किसी की कार अच्छी लगती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी कार उठा लो या खुद चला के चल पड़ो। इट मीन्स अब आपको यहाँ पर वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ उसकी है, इट इज़ नॉट योर्स थिंग, सो यू हैव नो राइट टू यूज़ दैट अनटिल अनलेस यू टेक परमिशन। तो यहाँ पर जो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया इस चीज़ को क्लियर करती है बच्चे को कि कहाँ पर उसने अपनी इम्पल्सिस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। अब सपोज बच्चा जो है उसको स्कूल के अंदर टीचर जो है वो डांटता है, तो अब उस चीज़ को, चाहे उसको वहाँ पे गुस्सा आ रहा है या उसकी गलती नहीं है, मगर उसको फिर यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, बिकॉज ही इज़ बीइंग स्कोल्ड बाय द एल्डर, बाय द टीचर। तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब
हमारा जो बिहेवियर है ना सिर्फ उसे हम कंट्रोल करना सीखते हैं बल्कि मॉडिफाई करना भी सीखते हैं। एंड इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ अंडरगोस ट्रेनिंग। और एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जन्म से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। ही इज अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। और यहाँ पर उसको जो है हर मोड़ पर, हर स्टेप पर ये सीखना है कि उसको अपने समाज के साथ कैसे एडजस्ट करना है, ये कौन से तौर तरीके हैं जो उसको फॉलो करने हैं, किस तरह वो समाज में एक रिस्पेक्टेबल फॉर्म लेकर रह सकता है। तो ये सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको ह्यूमन बीइंग को अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करने में भी हेल्प करती है। इट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन आइडियाज़। और ये चीज़ ज़रूरी है कि जो भी एजेंसीज पर्सन की सोशलाइजेशन में हेल्प करती हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो स्कूल है, इनके आइडियाज़ में यूनिफॉर्मिटी हो, एक सार जो है वो चले, उसके जो आइडियाज़ हैं, नॉर्म्स हैं, कहीं पर भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करते हो। क्योंकि जो बच्चा घर में सीख रहा है वही अगर सेम चीज़ें वो स्कूल में सीख रहा है तो उसको उन चीज़ों को सीखने में, समझने में और उसको अडेप्ट करने में इजी होगा। और अगर इन चीज़ों में, इन विचारों में कहीं ना कहीं कोई क्रॉस है, वो जो है विचार आपस में नहीं मिलते, कॉन्ट्राडिक्टरी विचार हैं, तो बच्चा जो है उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस वो स्लो हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज हैं वो फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। जिस तरह स्कूल में ली गई हुई ट्रेनिंग, स्कूल में पढ़े हुए चैप्टर एक फॉर्मल ट्रेनिंग है जिसको हम विद एम, विद ऑब्जेक्टिव सीखते हैं। घर में सीखी गई बातें जो आपकी मदर सिखा रही है उसके लिए कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कोई फिक्स उसके लिए एजेंडा नहीं है। किसी भी टाइम आप कोई भी चीज़ इनफॉर्मल ढंग से अपने पेरेंट्स से सीख लेते हो। तो नो डाउट ये जो एजेंसीज हैं वो फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक बच्चा जन्म से लेकर मरने तक सारी जिंदगी जो है वो कुछ ना कुछ समाजीकरण के रिगार्डिंग सीखता ही रहता है। अब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ चाइल्डहुड स्टेज में आती है। इवन एल्डरली पीपल दे हैव टू लर्न हाउ टू एडजस्ट विद द न्यू जनरेशन। अब ग्रैंड पेरेंट्स के जो कन्फ्लिक्ट आते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो उनको भी उस चीज़ को सीखना पड़ता है कि हम कैसे उनके साथ एडजस्ट करें, या बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन है और उनको वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये नहीं कि आपने एक बार सीख ली तो वो पूरी लाइफ के लिए आपके काम आएगी। आपको हर स्टेप पर एक नई तरह की समाजीकरण की चीज़ों को सीखना होता है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जनरल रिस्पॉन्स से शुरू होती है और वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ चली जाती है। आप देखो अगर छोटा बच्चा जो है, जो उसकी मदर काम करती है वो उसी चीज़ को छूना चाहता है, उस चीज़ को सीखना चाहता है। सपोज मदर अगर उसकी कोई निटिंग कर रही है तो उसको वो जो है निटिंग में इंटरेस्ट कि मेरे को पकड़ाओ मैं करूँगा। अगर उसकी मदर कुकिंग के लिए किचन में जाती है तो बच्चा जो है मदर को किचन में फॉलो करता है कि मेरे को पकड़ाओ और ये रोटी मैं पकाऊंगा। इसका मतलब बच्चे के खुद के टेस्ट, खुद की फीलिंग्स, खुद के आइडियाज अभी क्लियर नहीं है। ही इज गिविंग द जनरल रिस्पॉन्सेज, वट एवर ही इज ऑब्जर्विंग ही वॉन्ट्स टू इमिटेट दैट। बट धीरे धीरे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो उसके इंटरेस्ट, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जिस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, हमारी एज बढ़ती चली जाती है, वी आर वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग आवर चॉइसेस, रिगार्डिंग आवर ड्रेसिंग सेंस, रिगार्डिंग आवर वे ऑफ लिविंग। उसको हम जो है जनरली जो है डिफाइन नहीं करते। अब हम वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल क्या है। नेक्स्ट करते, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये लगातार चलने वाली नेचर इसकी जो है वो है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं है। हम सारी ज़िंदगी एक नया तरह का समाजीकरण की प्रक्रिया के जो है अंतर्गत जाते हैं। इट इज़ प्रिडिक्टेबल।
सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर जो है बच्चा किस तरह के हालात में पल रहा है तो उसकी क्या सोच होगी, किस तरह का उसका बिहेवियर होगा, एटीट्यूड होगा, तो ये इसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको हर टाइम आप नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हो, उसको कहीं पर भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है, वो एक कमी वाले माहौल में पल रहा है, तो उसकी सोशलाइजेशन और जो बच्चा एक पैम्पर्ड माहौल में पल रहा है विद एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, उसकी सोशलाइजेशन में डिफरेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग ही पर्सनैलिटीज़ सामने आएंगी। तो इसका मतलब हम किस तरह का वो इंडिविजुअल फ्यूचर में बनने वाला है वो उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस को देखकर ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इट्स यूनिक और नो डाउट एक काफ़ी हद तक जो है हम कहते हैं इट्स प्रिडिक्टेबल, बट कहीं ना कहीं ये यूनिक भी है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके पास पूरा सामान नहीं है, घर में पेरेंट्स जो हैं इलिटरेट हैं, one is doing the wonderful job in the school, he is giving every response, he is very dedicated hard working student। on the contrary कि जो बच्चा जो है उसके पास सामान है, फैसिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स उसको हर चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बावजूद उसकी जो रिजल्टेंट है, सोशलाइजेशन है, वो नेगेटिव तरफ जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है प्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ यूनिकनेस भी रखती है। इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, सोशलाइजेशन की प्रोसेस कितनी जल्दी आप सीखते हैं, कितनी जल्दी तक रिटेन करते हैं, कितनी जल्दी उसको आप अडेप्ट करते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इसमें हमारे जीन्स हमारी बॉडी में कैसे हैं, हमारा मेमोरी लेवल कैसा है और हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, वो नो डाउट अपना रोल प्ले करते ही हैं। वेरिड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, और जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है ये ना सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ये बल्कि समाज से दूसरे समाज की तरफ भी वेरिएशन रखती है। इट मीन्स किसी भी समाज में एक समाज का समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे समाज के समाजीकरण प्रक्रिया से अलग हो सकती है और नहीं सेम भी हो सकती है, बट नॉर्मली इट इज वेरिड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। सो हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग सोशलाइजेशन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स, हैबिट्स एंड आइडियाज़। तो डिफरेंट फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज इमिटेशन। सबसे पहले समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चा जो है नकल करके एक दूसरे के एक्शंस को सीखता है और उनके रोल्स को अपनी पर्सनैलिटी में ढालता है। दूसरी बात है सजेशन। जब बच्चे को कोई भी सजेशन के थ्रू सिखाया जाता है तो बच्चा जो है कही गई बात को विदाउट आर्ग्यूमेंट सीख लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड सजेशन, जहाँ पर बच्चा दी गई स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जो एक चीज़ हमने और देखनी है, सजेस्टेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अडल्ट। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है इमेच्योर है, उसके अंदर लॉजिक पावर कम है, वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट कम करता हुआ उस चीज़ को सीख लेता है। देन इज आइडेंटिफिकेशन। नॉर्मली जो छोटा बच्चा है उसके रैंडम रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो किसी भी चीज़ को उसको अगर दिखाओ तो अपना हाथ आके करता है कि लाओ दे दो, चाहे वो टॉय है, पेन है, पेंसिल है, वटेवर। बट धीरे धीरे उसके रिस्पॉन्स जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, जो वो अब उन्हीं चीज़ों के लिए हाथ आगे करेगा जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। वो हर चीज़ के लिए जो है उसके रैंडम रिस्पॉन्सेज आने बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब बच्चे के रिस्पॉन्स जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होने शुरू हो जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और इस तरह से ही लैंग्वेज, जो बच्चा अपने आसपास लैंग्वेज सुन रहा है उसको वो धीरे धीरे जो है सीखता चला जाता है, और यही कारण है बच्चा सबसे पहले अपनी मदर टंग को सीखता है। तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सोशल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। 4 तरह के मेन सोशलाइजेशन है। सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन।
बच्चा अपने घर में सबसे पहले सीखना शुरू करता है। मीन्स समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो घर से स्टार्ट होती है। इट इज वेल सेड दैट फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। जो लेसन हम अपनी फैमिली में सीखते हैं, चाहे वो हमारे दृष्टिकोण है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा एक्सप्रेशन है, वे ऑफ ईटिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, ये सारी चीजें बच्चा अपने घर से सीखता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं छत्रपति शिवाजी की, जो कि एक मराठा वीर थे, और उनकी जो मदर है जीजाबाई, उनकी लाइफ में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और ना सिर्फ हम शिवाजी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, बल्कि हर बच्चे के जीवन में उसकी मदर की कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम देखी जाती है। इवन इस चीज को सपोर्ट करते हुए हम नेपोलियन की कोट ले सकते हैं। नेपोलियन सेड, गिव मी गुड मदर्स, आई शैल गिव यू गुड नेशन। इट मीन्स नेशन की जो निर्माण की रचना है वो भी एक मदर के थ्रू पॉसिबल है। सेकंड सोशलाइजेशन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बच्चा घर के बाद जो सीखता है वो है अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, मास मीडिया जब वो देखता है, इंटरनेट यूज करता है। तो ये वो सारे जरिए हैं जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं। जिस तरह से हम दबंग मूवी की बात करते हैं, तो दबंग मूवी देखने के बाद सलमान खान वाला जो स्टाइल था, हर बच्चे ने अपने गॉगल्स शर्ट के पीछे लगाने शुरू कर दी। तो ये क्या है? ये एक बच्चा जो चीज देख रहा है उसको सीख रहा है और उसको कॉपी कर रहा है। तो ना सिर्फ ये स्टाइल्स बल्कि डायलॉग्स, ड्रेसिंग सेंस बच्चे अपने मास मीडिया और इंटरनेट से सीखते हैं। तीसरा जो है वो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसमें जो हम सीखते हैं वो है हमारे सोशल स्किल्स, बोलने की जो हमारे स्किल्स है, बातचीत के स्किल्स है। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इस तरह से कोई इंग्लिश बोलना सीख रहा है तो नो डाउट एक ये फ्रेशर स्टूडेंट होगा, उसका सीखने का पर्पस है अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आनी, मीन्स अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना। लैंग्वेज के अलावा हम फैशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब बच्चा फैशन को फॉलो करता है तो भी पर्पस है पर्सनैलिटी को एनहांस करना। तो इस तरह की सोशलाइजेशन को हम नाम देते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। और लास्ट फोर्थ टाइप की जो है दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें हम सोशल रिलेशनशिप के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं। तो सीखने की प्रोसेस में हम अपने आप को उस नए रोल में देखना चाहते हैं और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एक्सपेक्टिंग मदर कोई इस तरह का नॉवल पढ़ रही है जिसमें वो ये सीखना चाह रही है कि उसके आने वाले बच्चे को वो कैसे पाले, उसको क्या डाइट दे, तो इस तरह वो अपने आप को एक मदर के रोल में फिट करना चाह रही है। तो इस तरह की सोशलाइजेशन को हम नाम देते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। Thank you so much for listening patiently. If you like this video, kindly subscribe it and share it. Thank you.